Assalamu alaikum. Welcome back, students. Myself is Professor Kamran Sid Pracha and मैंने मैंने इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया था रिलेटेड टू एनिमल फिजियोलॉजी एंड दैट वाज इंट्रोडक्शन। तो आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, ये भी उसी इंट्रोडक्शन का हिस्सा है, सेंट्रल थीम का हिस्सा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मुसलसल इस तरह के लेक्चर मिलते रहें जो कि आपके एमएससी और बीएस ऑनर से रिलेटेड हैं, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और इसकी जो वीडियोस हैं या जो भी आपका लेक्चर जो क्यूरीज़ वगैरह हैं, मतलब जो वीडियोस हैं उसे लाइक करें। और अगर आप कोई इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई किसी किस्म की क्वेश्चन होता है तो उसे आप कमेंट में, ठीक है, पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और फर्दर अगर आप में से किसी को इसकी जो स्लाइड्स हैं वो आपको चाहिए है नोट्स के लिए, तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और अपनी मेल आईडी कमेंट में लिख सकते हैं। देन आई विल इंशाल्लाह प्रोवाइड यू कि मैं आपको ये स्लाइडें पहुंचा दूंगा। ठीक है, हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो अडॉप्टेशन है, नंबर 1। एक्लाइमाटाइजेशन है और एक्लाइमेशन है। ठीक है, ये तीनों जो टॉपिक हैं ये एक्चुअली रिलेटेड टू चेंजेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ज़िंदा जानदार में आने वाली तब्दीलियों को ये शो करते हैं और वो तब्दीलियाँ किसी भी जानदार में मतलब कह लें कि इसलिए आती है कि वो उस इन्वायरमेंट में जिसमें वो रह रहा है उसमें सरवाइव कर सके, या अगर उसके इन्वायरमेंट में कोई सडन चेंज आ गया तो उस चेंज के मुताबिक वो अपने अंदर क्या ले आता है, तब्दीलियाँ ले आता है। या वो किसी नए इन्वायरमेंट में जाता है तो वो इन्वायरमेंट उसके प्रीवियस इन्वायरमेंट से डिफरेंट होता है, तो उसमें सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाता है। इन तमाम चेंजेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज़ अडॉप्टेशन, सेकंड कैटेगरी इज़ एक्लाइमेटाइजेशन एंड थर्ड कैटेगरी इज़ एक्लाइमेशन। ठीक है, अडॉप्टेशन क्या होती है? अडॉप्टेशन एक्चुअली एक परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज से मुराद ये ऐसा चेंज है जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। ये जब किसी जानदार की बॉडी में आता है उसके बाद ये चेंज दोबारा से ख़त्म होकर जानदार पहले जैसी हालत हासिल नहीं कर सकता। और ये चेंज ऐसा चेंज होता है जो कि एक दम से नहीं, एक ऑर्गेनिज़म की ज़िंदगी में नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनिज़म की स्पीशी में, ठीक है, आता है। और ये एक बड़े लंबे अरसे के बाद आता है, स्लो स्लो आता है। तो स्लो स्लो आने वाला ये जो चेंज है ये थ्रू एवोल्यूशन आ रहा है और ये लंबे पोर्शन में, मतलब इसमें हज़ारों जनरेशन लग जाती हैं, थोड़ी थोड़ी तब्दीली आते आते फिर एंड पर एक जनरेशन होती है वो मोस्ट अडॉप्टेड होती है। तो लिहाजा ये चेंज बड़े लंबे अरसे में आ रहा है तो इस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपको पास से सामने एक बियर नज़र आ रहा है। ये बियर जो है ये पीछे से ब्राउन शो किया हुआ है, तो ये इतना आधा हिस्सा एक वुडलैंड इन्वायरमेंट को शो कर रहा है, जंगल को शो कर रहा है, जबकि आगे वाला आधा हिस्सा जो है वो एक पोलर इन्वायरमेंट को शो कर रहा है। तो आगे वाले हिस्से का जो बियर है हमने दिखाया है कि वो वाइट है और जो पीछे वाले हिस्से का जो बियर है वो क्या है, ब्राउन है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मे बी जो एक्चुअल इंसेस्टर हैं बियर्स के वो ब्राउन हो, वुडलैंड में रहने वाले हो, और उनमें से कुछ बियर चले गए हों पोलर रीजन में। तो उन्होंने क्या किया, अपने फर को वाइट कर लिया, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ जनरेशन, उस पोलर रीजन में अडॉप्ट होने के लिए जनरेशन टू जनरेशन चेंज आए और उन चेंज के मुताबिक उनकी फ़र क्या होगी, वाइट होगी। जबकि इधर वाले की फ़र क्या थी, ब्राउन थी। ये ब्राउन फ़र हेल्प कर रही थी टू सर्वाइव इन फॉरेस्ट और ये वाइट फ़र हेल्प करेगी टू सर्वाइव इन पोलर रीजन। इससे क्या होगा, ब्राउन वाले अपने आप को छुपा लेंगे फॉरेस्ट में, जबकि वाइट वाले छुपा लेंगे अपने आप को पोलर रीजन में, और इस तरह ये छुप कर बड़ी आसानी से शिकार कर लेंगे। तो इसे अडॉप्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास डेफिनेशन है अडॉप्टेशन की। द फिजियोलॉजी ऑफ एन एनिमल इज़ यूजली वेरी वेल मैच टू द एनवायरनमेंट एंड इट ऑक्यूपाइज एंड देयर बाय इंश्योरिंग इट्स सर्वाइवल। कि किसी भी जानदार की जो फिजियोलॉजी होती है वो मैच करती है उसके एनवायरनमेंट में और वो इंश्योर करती है कि वो जानदार वहाँ पर क्या करे, सर्वाइव करे।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी जानदार की जो फिजियोलॉजी है वो इसके इन्वायरमेंट के मुताबिक है, और वो इन्वायरमेंट के मुताबिक उसने अपनी फिजियोलॉजी को चेंज किया है, और वो जो चेंजेस हैं उसे क्या कहते हैं, अडाप्टेशन कहते हैं। सो ये चेंजेस आते हैं बाय एवोल्यूशन, बाय नेचुरल सिलेक्शन इज़ द एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कंडीशन। कहते हैं कि ये जो कंडीशन है इसके लिए आप नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए जो होने वाली एवोल्यूशन है उसकी मदद से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब अगर आप नेचुरल सिलेक्शन, आपको याद हो डार्विन की थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसमें यह कहता है कि एक जानदार की मल्टीपल वैरायटीज़ बनती हैं, बट मल्टीपल वैरायटीज़ में मतलब तब्दीलियाँ होती हैं, एक दूसरे से वो चेंजेस होते हैं। तो उनमें से वो वैरायटी जो इसकी मतलब चेंज जो है वो इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा मैच करते हैं वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाती है, और जो नहीं मैच करते वो सिलेक्ट नहीं होती है, और सिलेक्ट होने वाली आगे मूव करती है, अगली जनरेशन पैदा करती है, और मज़ीद वो करैक्टर उनमें मॉडिफाइड होता चला जाता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, दीज आर अडॉप्टेशन। ये चेंजेस सिंपली क्या है, अडॉप्टेशन है। अब आपके लिए सामने एक मैंने डायग्राम देखी है, लगाई हुई है, आप देख सकते हैं ये डायग्राम बहुत फेमिलियर है। ये डायग्राम डार्विन की जो स्टडी है उससे ली गई है। इसमें एक पेरेंट फिंच है। फिंच एक छोटा सा बर्ड होता है। ये पेरेंट फिंच से आगे तकरीबन कई फिंच जो हैं वो पैदा हो गई हैं। मतलब पेरेंट फिंच जो थी वो मेनलैंड में थी, इसमें से कुछ फिंचेस उड़ के डिफरेंट आइसलैंड में चली गई, और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी जनरेशन गुजारी, और आहिस्ता आहिस्ता इनमें तब्दीलियाँ आती गई, और आहिस्ता आहिस्ता ये फिंचेस उस आइसलैंड के मुताबिक क्या होगी, अडॉप्टेड होगी, और इनमें ढेर सारे चेंजेस आ गए। इवन तो इतने चेंजेस आ गए कि पेरेंट फिंच और जो मेन लैंड की मतलब जो आइसलैंड में पहुंचने वाली फिंच है उनके करेक्टरिस्टिक में अच्छा खासा फ़र्क आ गया, वो आपस में मैच होना बंद होगी। तो ये जो चेंजेस आए हैं दीज आर अडॉप्टेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कितनी फिंचेस बनी हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये इसकी मदद से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फिंचेस है बेटा। ये 10 की 10 फिंचेस इस सेंटर वाली फिंच से बनी है। कैसे बनी है, ये 10 डिफरेंट रीजन पे गया, मतलब इसके कुछ मेंबर उड़ के गए इन फिंचेस के, वहाँ पर जो रीजन्स थे उनमें इन्वायरमेंट डिफरेंट था, डाइट डिफरेंट थी, और ये अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट इन्होंने अपने अंदर जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस लाए, और ये आखिरकार उस शक्ल में पहुँच गए जिसमें वो उस इन्वायरमेंट में क्या कर सकते थे, सर्वाइव कर सकते थे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये आप एक्सट्रीम राइट वाली फिंच को देखेंगे तो ये बड़े साइज़ की होती है। तो ये लार्ज ग्राउंड फिंच है, यानी कि ऐसी फिंच है जो कि बड़े बड़े बीज को तोड़ती है, और इसका साइज़ भी क्या है, बड़ा है। इसकी चोंच भी आपको नज़र आ रही है कि ये चोंच भी मोटी है बाकी सबसे। तो इट मीन्स ये बड़े साइज़ की ग्राउंड बीज को क्रश करने वाली फिंचेज़ हैं। फिर उसके बाद ये देख लें सेकंड वाली, ये फिंच साइज़ में छोटी है, और ये छोटे बीज खाती है, और इसकी जो बीक है वो भी कंपैरेटिवली क्या है, छोटी। उसके बाद मज़ीद स्मॉल फिंच है। ठीक है, इसका साइज़ इन तीन दोनों से छोटा है, और ये भी स्मॉल साइज़ है क्योंकि इसका रीजन जहाँ पे रह रही होगी, बिल शिल बनाया होगा, वहाँ पर वो छोटी जगह होगी, और वहाँ पर ये बारीक बीज को, छोटे बीज को क्या करती होगी, खाती होगी। फिर उसके बाद कैक्टस ग्राउंड फिंच है। ये ऐसी फिंच है जिसकी डाइट कैक्टस होगी, तो ये कैक्टस को चबा के या उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करती होगी, तो इसकी बीक जो सी है वो नुकीली बनी हुई है, और वहाँ पर रहने के लिए क्या है, बेहतरीन है। ये दूसरे वाले भी कैक्टस ग्राउंड फिंच है। ठीक है, लेकिन जब कि अगर अगले देखें तो ये वार्बलर फिंच जो होती है वह हकीकत में इंसेक्ट ईटर होते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर ऐसे सुराख करती हैं, वहाँ से वो क्या कहते हैं इंसेक्ट वगैरह को निकालती हैं, और उधर वो रह भी सकती हैं। उसके बाद वुड पैकर फिंच है, इसकी चोंच वुड पैकर की तरह हो गई है, ये लकड़ियों शकड़ियों में सुराख कर सकती है। इसके बाद स्मॉल इंसेक्टिवोरियस फिंच है, वो फिंच है जो कि ज़मीन से, घास से, ठीक है, कहीं से मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट उतार सकती है। लार्ज इंसेक्टिवोरियस फिंच है, और वेजिटेरियन फिंच है जो कि फ्रूट वगैरह को खाती है, ये लास्ट वाली। तो इधर से लग रहा है कि एक फिंच से मुख्तलिफ फिंचेस बनी हैं, और इन फिंचेस के बनने में जो मेजर तब्दीली नज़र आ रही है वो उनके साइज़ और उनके बीक के स्टाइल और उनके कलर में आ रही हैं। अब ये जो साइज़, बीक का स्टाइल और ये कलर, ये बने हैं सारे के सारे अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट या इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहे हैं।
तो इनके इन्वायरमेंट में जैसी सिचुएशन होगी, जैसे फूड अवेलेबल होगी, उस तरह की इनकी बीक बन जाएगी, उस तरह का इनका साइज़ होगा और उस तरह का इनका बॉडी कलर होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट वाज अ कॉमन पेरेंटल फिंच, और इस फिंच में क्या आई हैं, तब्दीली हैं, चेंजेस आई हैं। और ये चेंजेस किसके लिए थी? टू हेल्प देम सर्वाइव इन एनवायरनमेंट। उन चेंजेस के नतीजे में इस एक फिंच से 10 नई फिंच क्या हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं। तो अडाप्टेशन एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जिसमें जनरेशन टू जनरेशन थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है या फिंचेस हैं, इनकी बॉडी में ऐसा चेंज उन्हें हेल्प करता है टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट। तो बेटा हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन भी एक चेंज है, बट दैट चेंज इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल चेंज है। मतलब एक्लेमेटाइजेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एनाटॉमिक चेंज विद एन इंडिविजुअल। कहता है कि ये एक जानदार के ये एक इकलौते एनिमल में आती है, ये पूरी की पूरी स्पीशी में नहीं आती। अडाप्टेशन वहाँ पर पाई जाने वाली सारी स्पीशी में आ जाती है, जबकि एक्लेमेटाइजेशन जो है वो एक सिंगल जानदार में आती है और उसी की ज़िंदगी में आती है। जबकि अडाप्टेशन हुई उसमें तो पता नहीं कितनी जनरेशन में वो थोड़ा थोड़ा चेंज आता था। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्लेमेटाइजेशन है, ये आपके अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर शॉर्ट टर्म चेंज आएगा और तब तक चेंज रहेगा जब तक वो उस इन्वायरमेंट में रहेगा। जैसे वो इन्वायरमेंट को छोड़ के अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट में आएगा, वो चेंज भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। रिजल्टिंग फ्रॉम एनिमल क्रॉनिक एक्सपोजर टू न्यू इन्वायरमेंट। बेटा क्रॉनिक से मुराद होता है कि आहिस्ता आहिस्ता नया इन्वायरमेंट इसको दिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट में क्या लाया जाए, चेंज लाया जाए। तो जो नेचुरली अकरिंग इन्वायरमेंट होते हैं, कंडीशन होते हैं, उसमें जो एनिमल मतलब नेटिव इन्वायरमेंट है उसमें तब्दीली लाया जाएगा। मतलब जिस इन्वायरमेंट में एनिमल रह रहा है ना, उसमें क्रॉनिक चेंजेस लाने हैं। ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं ये नेचुरल होंगे। ठीक है। ये जो चेंजेस होंगे ये क्या होंगे, नेचुरल। बेटा एक क्लाइमेटाइजेशन जो वो ऐसे चेंजेस हैं जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में तब्दीली की वजह से किसी की जानदार की बॉडी में आते हैं, मतलब नेचुरल तब्दीली की वजह से। ठीक है। ये बात को मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, नेचुरल। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन एनिमल, एक जानदार वॉलेंटरली खुद ब खुद माइग्रेट करके चला जाए एक माउंटेन वैली, एक पहाड़ पर ऊपर, तो जैसे जैसे वो हाई स्लोप में जाएगा ऑफ अ टॉल माउंटेन, एक ऊंचे पहाड़ की, ठीक है, तो नतीजे में क्या होगा, इट्स लंग वेंटिलेशन टिपिकली विन इंक्रीज। इसके जो सांस लेने की या फेफड़ों की वेंटिलेशन है वो क्या होगी, तेज़ हो जाएगी। एंड इनिशली टू एक्वायर एडिक्वेट ऑक्सीजन, और इसके तेज़ होने का नतीजा ये है कि ऊपर जब वो जा रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेशर कम है, तो ये तेज़ी से सांस ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जा सके। Within a few days or week, however, the lungs ventilation began to drop। आहिस्ता आहिस्ता जो लंग्स की वेंटिलेशन है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है। और वो स्लो होने की वजह क्या होगी कि आपका जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो फैसिलिटेट करने लग पड़ा है गैसेस एक्सचेंज को एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि उस ऊंचाई पर अब आपके अंदर जो गैस एक्सचेंज है वो नॉर्मल हालत में काम कर सकता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है कि पहले वो वहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा था, अब सांस लेने की एबिलिटी आ गई है। ठीक है। तो ये जो चेंज है ये एक्लेमेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक्लेमेटाइजेशन की अच्छी एग्जांपल है ह्यूमन की, आपकी। आप फ़र्ज़ करें चले जाते हैं एक पहाड़ी इलाके में, कलर का हार चले जाते हैं या किसी भी हिली एरिया में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, पहली दफ़ा ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो आपकी सांस बड़ी तेज़ी से फूलने लग पड़ती है। थोड़ा सा चढ़ने के बाद आप थक जाते हैं, और जब आप थोड़ा सा मतलब थकते हैं, मतलब थक जाते हैं, तो आप मज़ीद ऊपर नहीं चढ़ सकते। इस थकने की वजह क्या है कि आपके मसल्स को एक्टिविटी करने के लिए कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, और पहाड़ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाएगा, आपके ब्लड में कम ऑक्सीजन आएगी, और कम ऑक्सीजन की वजह से आपका मसल, आपकी बॉडी जल्दी क्या होगी, थक जाएगी। क्लियर है। तो ये वो सिचुएशन है। लेकिन जब आप कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं तो नतीजे में क्या होता है, आप मज़ीद पहाड़ों पे चढ़ते फिरते हैं तो फिर आपको थकान नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें यह नहीं कि आपकी सेहत बन गई है, इसमें हकीकत ये है कि जब आप वहाँ पे रहे तो वहाँ पर सांस लेने की एबिलिटी आपके अंदर आ गई। एक्चुअली एबिलिटी में हुआ क्या है कि ये एक आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप इससे ये बात क्लियर कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसे क्या किया गया है, मतलब इन्वायरमेंटल चेंज दिया गया। जैसे आप हैं, आप पहाड़ पर चले गए, ऑक्सीजन की कमी है, तो वो ऑक्सीजन की कमी एक स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करेगी।
मतलब डिक्रीज़ इन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू ब्लड, ऑक्सीजन का प्रेशर ऊपर कम है तो ब्लड को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो ये स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करेगा। और ये स्टिमुलस क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा किडनी को, और किडनी नतीजे में एक हार्मोन पैदा करेगी, इसका नाम होगा एरिथ्रोपोइटिन। अब वो जो एरिथ्रोपोइटिन है वो जाएगा बोन मैरो में, नज़र आ रहा है आपको, वो एरिथ्रोपोइटिन जा रहा है किस में, बोन मैरो में, ठीक है। और बोन मैरो भी कौन सा, रेड बोन मैरो, उसमें बेटा एरिथ्रोपोइटिन जा रहा है और उस बोन मैरो को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। देख लें, स्टिमुलेट करके क्या करेगा, इन्हांस कर देगा एरिथ्रोपोयोसिस को। बेटा एरिथ्रोपोयोसिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोपोयोसिस एक अमल है जिसकी मदद से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो मतलब आपको ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम होने के नतीजे में मैसेज चला गया किडनी को, किडनी ने एरिथ्रोपोइटिन को ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर दिया, किडनी ने उस एरिथ्रोपोइटिन को डाल दिया ब्लड में, ब्लड से वो चला गया बोन मैरो में, बोन मैरो में नंबर ऑफ जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन है उसकी तादाद में क्या हो गया, इजाफा। अब जब तादाद में इजाफा हो गया तो अब ये क्या करेगा, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में ले जाएगा, और आपकी हाइपोऑक्सिक या लेस ऑक्सीजन वाली जो सिचुएशन है आप उससे क्या होंगे, बच जाएंगे। तो इंक्रीज कैरिंग ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड, या ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब वो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो मतलब आप 4-5 दिन पहाड़ी इलाकों में रहें, 1 महीना रहें, उसके बाद आप वो आपके जो पहाड़ियाँ हैं वो आप पठानों की तरह ऊपर चढ़ने लग पड़ेंगे, या वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी तरह ऊपर चढ़ने लग पड़ेंगे। इसकी वजह ये है कि आपके अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बढ़ गई है, और इसी वजह से वहाँ पर रह के आपकी चीक्स, आपकी बॉडी में जो रेड कलर है या रेड अपीयरेंस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और हमें लगता है हम वहाँ पर जाके सेहत बना के आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब एक्लाइमेशन है, अब एक्लाइमेशन और एक्लाइमेटाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय एक बात के, दोनों में चेंज जो होता है वो बॉडी के अंदर आता है, एक जानदार की ज़िंदगी में आता है, और दोनों में ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो एक्लाइमेटाइजेशन था दैट वाज ड्यू टू नेचुरल चेंज इन एनवायरनमेंट, और ये जो एक्लाइमेशन है ये चेंज तो वैसे ही है बट दैट इज़ ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल चेंज इन एनवायरनमेंट। यानी कि हम वही जो ऑक्सीजन, मतलब मैं आप में से किसी स्टूडेंट को पकड़ता हूँ और उसको पकड़ के एक ऐसे केबल में डाल देता हूँ जहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, तो कुछ देर वहाँ पे रखता हूँ, कुछ दिन तो आप में एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट। एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो में जाएगी और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को क्या करेगी, बढ़ा देगी, और आप रेड ब्लड सेल बढ़ने की वजह से आप वहाँ पर सांस लेने के काबिल होंगे। अब सेम चेंज वही आया है जो कि आपके अंदर पहाड़ी इलाके पे जाने पे आया था, हिली एरियाज़ पे जाते हुए, तो लिहाजा लेबॉर्ट्री के अंदर भी वो चेंज ला सकते हैं। अगर आप ये चेंज आर्टिफिशियली ला रहे हैं तो इस चेंज को एक्लाइमेशन कहा जाएगा, और अगर ये चेंजेस नेचुरल चेंज की वजह से आ रही है तो इसे एक्लाइमेटाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है बेटा, देखें, हाउएवर इफ एन ऑर्गेनिज्म एनिमल फिजियोलॉजिस्ट प्लेस द सेम एनिमल इन हाइपोबॉरिक चैम्बर, ऐसा चैम्बर जहाँ पे प्रेशर कम है, हाइपो मीन लो, बॉरिक मीन प्रेशर, ठीक है, दस स्टिमुलेटिंग हाई एल्टीट्यूड कंडीशन, तो वहाँ पर वही हाई एल्टीट्यूड कंडीशन जो उनसे स्टिमुलेट होती है, एंड एनिमल बिकम एक्लाइमेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, और वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के मुताबिक एक्लाइमेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो बॉडी में चेंजेस आए हैं वो क्या होंगे, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से होंगे। तो ये बेटा एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है, सॉरी एक्लाइमेशन, एक्लाइमेटाइजेशन और अडॉप्टेशन। मैं फिर से बात को रिपीट कर देता हूँ। अडॉप्टेशन जो होती है वो एक परमानेंट चेंज होता है, और ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन आता है, और ये रिवर्सिबल नहीं होता, और इसके नतीजे जो ये जो चेंज है ये स्लो स्लो कई हज़ार जनरेशन के बाद आता है। जबकि बेटा एक्लाइमेटाइजेशन थी, ठीक है, एक्लाइमेटाइजेशन जो है वो ऐसे चेंजेस हैं जो कि किसी जानदार की बॉडी में आते हैं और उसकी ज़िंदगी में ही आते हैं, और ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, और ये नेचुरल जो चेंज आता है एनवायरनमेंट में, जो नेचुरल कंडीशन होती है उसके नतीजे में आते हैं, और अगर यही कंडीशन आप आर्टिफिशियली दे दें तो एक्लाइमेशन बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने इसे सम अप कर दिया, तो ये टॉपिक है आपका, इसे देखिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर प्लीज़ कमेंट में शेयर करें, और इसको वीडियो के बारे में बताएं मुझे कि ये ठीक है और फर्दर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।